हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 13 जून एंड 13 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को आज एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन 13 के साथ साथ 12 जून के भी द हिंदू न्यूज़पेपर को हम एनालाइज कर रहे हैं। कल संडे था तो आप सभी को पता है कि संडे एंड मंडे दोनों का द हिंदू न्यूज़पेपर हम साथ में एनालाइज करते हैं। सो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। यहाँ पे आपको लेक्चर्स की पीडीएफ मिल जाया करेगी। साथ में मेल के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आपका कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहो तो आप मुझे दे सकते हो। कोई क्वेरी हो आपकी यूपीएससी से रिगार्डिंग, कोई डाउट हो, कुछ भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो रिगार्डिंग यूपीएससी तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में हम देखेंगे वेनेजुएला ईरान एग्रीमेंट। तो वेनेजुएला और ईरान दोनों ही ऐसी कंट्रीज हैं जो काफ़ी बड़ा इकोनॉमिक क्रंच अभी फेस कर रही हैं और इन्होंने भी आपस में मिलकर एक एग्रीमेंट किया है। क्या है ये, इसको देखेंगे। FATF एंड पाकिस्तान पोजीशन। तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या है FATF को लेकर, FATF क्या है इसको देखेंगे। पाकिस्तान का क्या इससे रिगार्डिंग इशू है इसको देखेंगे। देन आगे बात करेंगे WTO टफ रोड की। तो WTO ने अभी अपनी मीटिंग करनी है WTO को, और उसमें क्या टफ रोड होने वाला है WTO के सामने इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नेंस में पॉक्सो एक्ट के बारे में बात करेंगे। काफी कंट्रोवर्सी में रहा है कल से, ठीक है। तो ये पॉक्सो एक्ट बेसिकली क्या है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो इसको काफी कंट्रोवर्सी में रहा है। ये क्यों रहा है देखेंगे इसको भी। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे डायनासोर एग फाउंड, और इकोनॉमी में देखेंगे सेबीज कंसर्न अबाउट क्रिप्टो असेट्स। तो सेबी के क्या कंसर्न है क्रिप्टो असेट को लेकर इसको देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। आगे बात करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि एथिक्स का कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 20 जून को लॉन्च कर रहे हैं और 20 जून को इसका ओरिएंटेशन सेशन होगा। जो लोग भी GS पेपर 4 को कंप्लीट करना चाहते हो फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड, वो इस कोर्स को ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। और ये कोर्स इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो मैंने हर बार बोला है कि दिस सब्जेक्ट जो एथिक्स है दिस कैन ब्रेक और मेक योर रैंक इन UPSC। तो अगर आपने अपने अभी तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, अगर आपको अपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स नहीं गंवाने हैं तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि एथिक्स को निगलेक्ट मत करो। और वैसे मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आई थी दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, लेकिन एथिक्स को लाने का मेरा मकसद था वो यही था कि यहाँ पे एथिक्स के कारण ही आपकी रैंक बनती है। तो एथिक्स अगर स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन अगर स्ट्रांग होंगी तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपका एक अटेम्प्ट में UPSC क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ओके, तो अगर आप चाहो तो एनरोल जल्दी जल्दी कर लो क्योंकि बहुत ही कम दिन बच गए हैं और इसके एनरोलमेंट हम जल्दी क्लोज करने वाले हैं। आगे बात करते हैं हमारे पहले आर्टिकल की। व्हाट आर सेबीज कंसर्न अराउंड क्रिप्टो असेट्स। तो क्रिप्टो असेट्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे कि सेबी ने क्या कहा है। क्रिप्टो असेट्स में क्या क्या आता है, क्रिप्टो करेंसी आती है। ओके, क्रिप्टो करेंसी आती है। उसके अलावा NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन आते हैं। उसके अलावा जो करेंसी टोकन्स नहीं है वैसी क्रिप्टो असेट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो क्रिप्टो बेस्ड, क्रिप्टोग्राफी बेस्ड हैं, जिसमें एक टेक्नोलॉजी काम करती है जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर ही सारा इशू है। तो क्या है पहले इसको समझते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। ब्लॉकचेन का मतलब क्या होता है कि एक ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर रहता है। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड लेजर फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 3 पर्सन है। ठीक है, हमारे बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ। फॉर एग्जांपल A ने B को कुछ यहाँ पे कुछ भी चीज दी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 ब्लॉक्स दिए। तो यहाँ पे इस पूरे नेटवर्क में ये समझ आएगा कि 2 ब्लॉक्स का ट्रांजैक्शन हुआ है, 2 ब्लॉक्स नेटवर्क में कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन किसके बीच में हुए हैं ये नहीं पता है। ठीक है, तो ये एनोनिमिटी रहती है। और डिसेंट्रलाइज्ड इसीलिए कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इन सबको रेगुलेट करे। ये डिसेंट्रलाइज्ड लेजर होता है। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर नेटवर्क पे ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो ट्रांजैक्शन करते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी सेंट्रल सर्टिफाइंग अथॉरिटी के। ओके, और यहाँ पे कई सारी एप्लीकेशन इसकी हो सकती है। फंड ट्रांसफर्स हो सकते हैं, क्लाउड स्टोरेज,
एनर्जी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें इससे हो सकती है। अब देखो ब्लॉकचेन काम कैसे करती है। मान लो कि यहाँ पे कोई पर्सन बैठा है एक, ठीक है, इसने कोई ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करी। अब ये ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट सभी कंप्यूटर्स में, सभी जो नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर हैं उन सभी के पास गई। अब इन सभी ने वैलिडेट किया, अप्रूव किया इस ट्रांजैक्शन को। उसके बाद यहाँ पे ये ब्लॉक के फॉर्म में करेंसी ट्रांसफर होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी ट्रांजैक्शन हो चुकी थी, ये ट्रांजैक्शन और ऐड हुई, यहाँ पे ये ब्लॉक की चेन बनती रहती है और इस तरह से ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है। और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट और स्टोर की जाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही। यहाँ पे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है, इंक्रिप्शन टेक्निक की, किसने ट्रांजैक्शन किया आपको एंड तक पता नहीं चलेगा, एनोनिमिटी बहुत होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बिटकॉइन है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ओके। अब देखो जो क्रिप्टो करेंसी है उसके साथ एक इशू ये है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, इसके पीछे जो है कोई कमोडिटी की, कोई रिडीमेबल कमोडिटी की कोई बैकिंग नहीं है, ठीक है। दूसरा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है इसका, सिर्फ नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है। तीसरी चीज, इसकी जो सप्लाई है कोई सेंट्रल बैंक डिटरमाइन नहीं करता, ओके, यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें जो हमको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, जो काफी चैलेंजिंग है, वो एक तो है टेक्नोलॉजी, फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा अगर इसको हम आगे बढ़ाते हैं क्रिप्टो करेंसी को, उसके बाद रेगुलेशन कैसे होगा, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी हो तो अल्टीमेटली अगर कोई भी गड़बड़ होती है तो आप जाके उस सेंट्रल अथॉरिटी को पकड़ते हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी है ही नहीं, यहाँ पे सारे जो नेटवर्क में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सभी अथॉरिटी हैं, तो आप यहाँ पे रेगुलेट कैसे करोगे। और कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं अब क्रिप्टो करेंसी को लेकर, ठीक है, लेकिन बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी है, परमानेंट है लेजर, ठीक है, एक्यूरेट ट्रैकिंग होती है इसमें, और कॉस्ट रिडक्शन भी होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फिजिकल बैकिंग नहीं है, इसलिए कॉस्ट रिडक्शन के फॉर्म में हम यहाँ पे इस करेंसी को यूज कर सकते हैं, इन असेट्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे सेबी जो है, सेबी कौन है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो बेसिकली ये वॉचडॉग है इंडिया का, जो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट के ऊपर ध्यान रखता है। इन्होंने एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस, इनको ये रिपोर्ट इन्होंने दी। और देखो ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, ये जयंत सिन्हा इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो इनको एक कमेटी, इस कमेटी को एक रिपोर्ट मिली, और ये रिपोर्ट ये थी कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, क्रिप्टो असेट्स हैं, इनका रेगुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी होती है वो ब्लॉकचेन होती है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अभी हमने देखा काफ़ी डिसेंट्रलाइज्ड होती है, एनोनिमस होती है, इसीलिए इसको रेगुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। लास्ट मंथ आरबीआई ने भी सेम चीज़ कही थी, आरबीआई ने भी कहा था कि क्रिप्टो करेंसी को हमको समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से रेगुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेबी ने क्या बोला है, इस कमेटी को, जयंत सिन्हा कमेटी को क्या कहा गया है। तो सेबी ने ये बोला है कि क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट कर पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स होते हैं, और हर कंप्यूटर नोड पे इसका जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो जाता है, लेकिन एनोनिमिटी के साथ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आप एक क्लास में हो, ठीक है, क्लास में हो, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे शोर कर रहे हैं, और एक मॉनिटर है, ठीक है। अगर बाहर से कोई टीचर आता है तो वो इस पूरी क्लास को तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मॉनिटर को ठहराएगा कि आपने क्या किया, आपका काम था इनको सबको शांत करा के बिठाना, डिसिप्लिन में बिठाना, लेकिन आपने क्यों नहीं बिठाया। तो यहाँ पे एक सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी हो गई, ठीक है, मॉनिटर इज अ सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी। लेकिन अगर ये नहीं होती है तो बच्चे तो फिर और हल्ला करेंगे। अब ऐसे में जो टीचर आएगा उनकी इतने सारे बच्चों पर चल पाएगी, आप सभी को पता रेगुलेशन उतना स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे जब तक सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है तब तक यहाँ पे इतने सारे नेटवर्क का ध्यान रख पाना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसीज, नॉन क्रिप्टो करेंसीज और नॉन फंजिबल टोकन, ये सब कुछ आएगा इसके अंतर्गत, लेकिन सब कुछ जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर के ऊपर बेस्ड है, जिसको किसी से एक एंटिटी के द्वारा कंट्रोल कर पाना डिफिकल्ट होने वाला है। अब सेबी ने और क्या बोला? सेबी ने ये बोला कि एक तरीका है कि हम क्रिप्टो असेट्स को यहाँ पे रेगुलेट कर सकते हैं। क्या तरीका है? क्रिप्टो असेट्स में कई सारे सेक्टर्स हैं, ठीक है, कई सारे सेक्टर्स, जैसे एक हो गया क्रिप्टो करेंसी, फिर एक हो गया एनएफटी, ठीक है। तो ये सब जो है ये अलग अलग सेक्टर्स है, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो असेट्स, ठीक है। अब इनको हम अलग अलग रेगुलेटर इनके लिए बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो असेट मार्केट के लिए एक हम बना सकते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए दूसरा कोई रेगुलेटर बना सकते हैं, सो दैट यहाँ पे अगर क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज हुआ या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन हुआ तो उसमें हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कर पाए।
ठीक है। तो कुल मिला के इनका कहना है कि इतना बड़ा है क्रिप्टो असेट्स का पूरा जो यहाँ पे सिस्टम है कि यहाँ पे छोटे छोटे फॉर्म में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके इनके लिए अलग अलग रेगुलेटर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये भी बोला गया है कि आरबीआई को भी यहाँ पे कुछ पोर्शन लेना चाहिए। आरबीआई को भी जो क्रिप्टो करेंसी है, जैसे एक करेंसी को दूसरी करेंसी से हम यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी को अगर हम यूज करते हैं तो उसको रेगुलेट आरबीआई करे। इसके अलावा यहाँ पे केवाईसी, और केवाईसी क्या है, नो योर कस्टमर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कॉम्बैटिंग ऑफ द टेरर फाइनेंसिंग, ये सब चीजें सिस्टम हमको यूज करने पड़ेंगे यहाँ पे, सो दैट क्रिप्टो करेंसी का गलत यूज यहाँ पे ना हो। और आरबीआई को इस तरह के कुछ इंप्लीमेंट करानी पड़ेगी गाइडलाइंस, ठीक है। सेबी ने ये भी सजेस्ट किया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 का, उसको भी हमको इन्वोक करना चाहिए, सो दैट जो लोगों का इंटरेस्ट है वो बना रहे, लोगों को लोग फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी फिर आगे जाके हम हो सकता है कि सिक्योरिटीज के फॉर्म में लीगलाइज कर दे। तो ये भी सजेशन था सेबी का, ओके। आगे बात करते हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखो 2021 में दिसंबर में गवर्नमेंट जो था वो चाह रहा था कि सेबी जो है वो क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करे, और इसके लिए एक बिल की भी बात हुई थी, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल। ये बिल आई तो थी लेकिन मटेरियलाइज नहीं हो पाई, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसीज की बात कर रही थी, डिजिटल असेट्स की बात कर रही थी, लेकिन ये बात कर रही थी कि इसको कौन रेगुलेट करेगा इंडिया में। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई कि यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, पहले तो हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में ये बिल आने वाला था कि हमको किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना चाहते थे। उसके बाद यहाँ पे बैन की बात हो गई कि जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो कमर्शियल क्रिप्टो करेंसीज है, उनको बैन कर दिया जाएगा इंडिया में, ठीक है। उसके बाद हमारा बजट आता है, बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी जो है वो ये कहती हैं कि क्रिप्टो करेंसीज पे 30% का टैक्स लगेगा। तो फिर एक होप ये भी आ गई कि शायद क्रिप्टो करेंसीज को जो बैन था वो हटा दिया गया है। लेकिन इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है हमारी, उन्होंने बोला कि नहीं, टैक्स का और बैनिंग का कोई आपस में रिलेशन, इंटरलिंकेज नहीं है, तो क्रिप्टो करेंसीज तो अभी भी बैंड है, ठीक है। लेकिन अभी भी कंफ्यूजन यही चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसीज एक्चुअल में क्या है, बैंड है, नहीं है, रेगुलेट करना है, नहीं करना, ये सारा कंफ्यूजन अभी भी है, ओके। अब सेबी ने बोला कि क्या सेलिब्रिटीज को एंडोर्स करना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज को। अब देखो आप लोगों ने कई सारी एड्स देखी होगी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने वाली, और इसमें कई सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे एंडोर्स करते हैं। सेबी का कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज को एंडोर्स सेलिब्रिटीज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी अनरेगुलेटेड है, और अगर प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स इसको एंडोर्स करते हैं, कोई बॉलीवुड एक्टर हो गया, स्पोर्ट्समैन हो गया, अगर वो इसको एंडोर्स करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, तो यहाँ पे जो पब्लिक है उसको एक तरह से आप गुमराह कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक इज नॉट दैट अवेयर कि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम कर रही है, ओके। आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने यही बोला कि यहाँ पे अगर हम क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज करेंगे तभी रेगुलेट करेंगे, तो अगर हम इसको लीगलाइज करते हैं तो हम बेसिकली अपनी इकोनॉमी का डॉलराइजेशन कर रहे हैं। डॉलराइजेशन यानी कि देखो जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो गया, एथर हो गया, डॉज कॉइन हो गया, ये सब कुछ जो है इनका यहाँ पे आप देखोगे इनकी जो यहाँ पे डॉलर डोमिनेशन है, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो ये डॉलर्स में कन्वर्ट होती है, तो डॉलर डिनोमिनेशन है यहाँ पे इसका। और इसीलिए अगर मान लो इंडिया के बहुत सारे लोग बिटकॉइन खरीद लेते हैं, ठीक है। अब बिटकॉइन में तो वो अपना काम नहीं चला सकते, बिटकॉइन में तो जाके फल सब्जी नहीं खरीदेंगे, उनको पैसे चाहिए, तो बिटकॉइन को वो किसी लेजिटिमेट करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है डॉलर में। तो इंडियन इकोनॉमी का डॉलराइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी का जब डॉलराइजेशन हो रहा है तो हमारी जो इकोनॉमी है उसका सॉवरेन इंटरेस्ट खतरे में पड़ जाता है, ओके। अब ये जो है ये पॉसिबल ये है कि यहाँ पे आरबीआई की एबिलिटी कम हो जाए मनी सप्लाई को रेगुलेट करने की, अगर डॉलर्स इतने बढ़ जाएंगे हमारे मार्केट में, तो ठीक है। तो ये पूरा इशू है, आरबीआई ने ये कहा है। नाउ अभी तक का स्टैंड क्या रहा है गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट का स्टैंड चेंज होता रहा है, अभी भी एम्बिग्विटी है, अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है। लास्ट ईयर यही बोला था कि बैन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे टैक्स लगा दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। अब देखना ये होगा कि जो जयंत सिन्हा कमेटी है वो फाइनली क्या डिसीजन लेती है, किस तरह से क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो असेट्स को रेगुलेट करने का काम करने वाली है, और यहाँ पे किस तरह से कन्वर्जन्स जो है फाइनल जो फाइनेंस रेगुलेटर्स हैं, जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, इनका क्या कहना पड़ता है आगे, और किस तरह से यहाँ पे एक फ्रेमवर्क बनता है क्रिप्टो असेट्स के रेगुलेशन के लिए, ये अभी हमको देखना होगा, ओके। तो ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं, वेनेजुएला ईरान एंटर इनटू अ 20 years एग्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वेनेजुएला ये एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, ओके।
और ईरान ये कंट्री है एशिया के मिडिल ईस्ट में। ओके, अब इन दोनों कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, 20 साल का एग्रीमेंट। अभी क्या एग्रीमेंट है, इसके पीछे का बैकग्राउंड पहले समझो। ईरान जो है, ईरान दुखी है यूएस से। ठीक है, क्यों दुखी है मैं समझाती हूँ। ईरान जो था यहाँ पे ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करता है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। इसके ऊपर इसीलिए सैंक्शंस लग गए थे क्योंकि ये कोई एग्रीमेंट वगैरह भी साइन नहीं कर रहा था और यहाँ पे अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसको सबको चमकाता धमकाता रहता था। तो ईरान के ऊपर सभी ने सैंक्शंस लगा दिए। अब ईरान ने बोला कि नहीं देखो मैं सुधर जाऊंगा, तुम मेरे साथ डील साइन कर लो। तो यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई, ईरान न्यूक्लियर डील या फिर इसको जॉइंट कॉम्प्रहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्लान ऑफ एक्शन था ये इस एग्रीमेंट का नाम है। तो यहाँ पे ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज जो P5 कंट्रीज है हमारी, कौन कौन सी हैं, यूएस है, उसके अलावा फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस, यूएस, चाइना, रशिया और इंग्लैंड यानी कि यूके। ठीक है, इसके साथ जर्मनी भी है, ईयू भी है। इन सभी कंट्रीज ने मिलकर ईरान के साथ ये डील साइन करी थी कि चलो ठीक है, आप अपने वेपन्स कम करो, न्यूक्लियर वेपन, उसके बदले हम आपके ऊपर से इकोनॉमिक सैंक्शंस हटाएंगे। ऐसा हुआ, 2015 में ये डील साइन हुई थी। ठीक है, और सब अच्छा चल रहा था, ईरान भी यहाँ पे इकोनॉमिकली डेवलप कर रहा था काफी, ईरान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कम करना शुरू कर दिए थे। लेकिन बीच में 2018 में क्या होता है, 2018 में ट्रम्प आते हैं यूएस में और वो यूनिलेटरली इस डील से विड्रॉ कर लेते हैं। वो बोलते हैं कि इस डील को मैं नहीं मानता, ये सब फर्जी डील है, कोई कुछ नहीं होना है इससे। ठीक है, तो ये जब डील से वापस बैकआउट कर देते हैं उसके बाद यूएस जो है सैंक्शंस लगा देता है ईरान के ऊपर, जबकि ईरान सही काम कर रहा था, ईरान ने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी, फिर भी यूएस ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। और ये सैंक्शंस ऐसे चल रहे हैं कि ये आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, आज तक इस न्यूक्लियर डील पे कुछ भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, जबकि ट्रम्प भी चले गए अब तो, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया। तो आज की भी स्थिति देखोगे तो कई सारे सैंक्शंस आज भी ईरान के ऊपर लगे हुए हैं और इसीलिए ईरान जो है इकोनॉमिक क्रंच काफी फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोई कंट्री इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकती, कोई कंट्री इसका ऑयल नहीं खरीद पा रही है यूएस से डर के। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब सिस्टम चल रहा है, तो ईरान दुखी है। वेनेजुएला भी दुखी है क्योंकि वेनेजुएला को भी यहाँ यूएस ने ही सैंक्शंस लगाए हुए हैं वेनेजुएला के ऊपर। अब वेनेजुएला के ऊपर भी यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो अब यहाँ पे भी इकोनॉमिक क्रंच आया हुआ है। अब दोनों कंट्रीज यूएस से परेशान है बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ईरान की इकोनॉमी कैसे उठ सकती है, ईरान के पास क्या है, ऑयल। ओके, तो ईरान अगर ऑयल बेच दे तो इसकी इकोनॉमी फिर से उठ सकती है। और वेनेजुएला की इकोनॉमी कैसे उठ सकती है, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह काम करना चालू करेंगी। अब इंडस्ट्रीज के लिए इनको ऑयल चाहिए, तो ये ऑयल कहाँ से लाएं, क्योंकि कोई कंट्री तो इनके साथ ट्रेड कर ही नहीं रही है, तो ये ऑयल कहाँ से लाएं। तो इन्होंने आपस में ये एग्रीमेंट साइन किया कि चलो हम आपस में ही ट्रेड कर लेते हैं, छोड़ो यूएस को, यूएस तो हम दोनों की बैंड बजा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वेनेजुएला और ईरान जो है इन लोगों ने आपस में एक डील साइन की है, 20 ईयर्स का कोऑपरेशन एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया है। और इन्होंने इस एग्रीमेंट में ये सब कुछ होगा, ट्रेड वगैरह से रिलेटेड सारी बातें, लेकिन मेजर कंपोनेंट इसका ये है कि यहाँ पे फ्यूल जो है उसके यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। तो ईरान इसको वेनेजुएला को कम प्राइजेस में फ्यूल बेचने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईरान और यहाँ पे जो वेनेजुएला है, दोनों ही यूएस के फूड जो सैंक्शन है उसके कारण काफी प्रॉब्लम्स चली थी, इकोनॉमिक क्रंच है, फूड प्राइजेस बढ़े हुए हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी यहाँ पे क्रंच हुई है, क्रम्बल्ड है। ठीक है, तो इसीलिए अब दोनों कंट्रीज जो है 20 ईयर का ये एग्रीमेंट साइन करके लाई है, जिसमें ये ऑयल को लेकर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, मिलिट्री, इकोनॉमी, इन सभी सेक्टर्स में टाइज को अपने एक्सपांड करने वाली हैं। ठीक है, अब इन दोनों का विजन कॉमन है। ठीक है, और यहाँ पे इनका यही है कि हमारे ऊपर जो कोअर्सिव मेजर्स यूएस ने लगाए हैं, अब हमको उसका जवाब देना है, अब हमको वापस से खड़ा होना है, अपनी इकोनॉमी को वापस से खड़ा करना है। ठीक है, तो ये था पूरा आर्टिकल। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वेनेजुएला जो है इसको मैप में देखो और मुझे बताओ कि वेनेजुएला लैंडलॉक्ड कंट्री है कि किसी सी के साथ इसकी बॉर्डर लगती है। अगर किसी सी के साथ इसकी बॉर्डर लगती है तो वो कौन कौन सी सीज हैं, कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं जिनके साथ इसकी जो बॉर्डर है वो लगती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है आज के लिए। आगे बात करते हैं, FATF एंड पाकिस्तान पोजिशन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली FATF क्या है इसकी बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका नाम है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। बेसिकली ये टास्क फोर्स करती क्या है, ये टास्क फोर्स 2-3 काम करती है। यहाँ पे जितनी भी इलीगल फंडिंग होती है, ठीक है, इलीगल फंडिंग फॉर एग्जांपल कैसे, देखो
एक तो टेरर फंडिंग जो होती है, जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो फंडिंग होती है, जो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के लिए जो फंडिंग होती है, इन सभी को रोकने का काम करता है FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसमें आज की डेट में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 37 जो है वो कंट्रीज है और 2 जो है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी ये 39 कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इंडिया FATF की वन ऑफ द कंट्री है, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे FATF की एक प्लेनरी सेशन। अब देखो FATF में ये जो प्लेनरी सेशन है ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग सेशन होता है। तो ये FATF में ये डिसीजन मेकिंग सेशन है ये होने वाला है, अभी चल रहा है, मतलब ठीक है 14 जून से 17 जून के बीच में होने वाला है बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन जर्मनी में होने वाला है। और यहाँ पे पाकिस्तान का फेट, पाकिस्तान का फ्यूचर डिसाइड होने वाला है, ठीक है। अब पाकिस्तान का क्या इससे लेना देना है, देखो पाकिस्तान जो है FATF जो है 2 लिस्ट निकालता है, एक है ग्रे लिस्ट, एक है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट उन लोगों के लिए जो अभी भी उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे मनी लॉन्ड्रिंग को, टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए, और इसीलिए ग्रे लिस्ट में इनको डाला जाता है, सो दैट पूरी जो आसपास की कंट्रीज हैं वो थोड़ी चौकन्ना हो जाए, ठीक है। अभी पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान चाह रहा है कि हमको ग्रे लिस्ट से निकालो, तभी हमारी इकोनॉमी ढंग से काम करना शुरू करेगी, ठीक है। तो पहले FATF देखो, FATF क्या है, ये एक इंटरनेशनल वॉचडॉग है जो फाइनेंशियल क्राइम्स की तरफ यहाँ पे रेगुलेट करता है, फाइनेंशियल क्राइम्स को कम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, टेरर फाइनेंसिंग हो गई, इसको कम करता है। कब स्टैब्लिश हुआ था, 1989 में स्टैब्लिश हुआ था। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें ही समझ में आ गया कि कई सारे क्वेश्चन, लगभग 6 से 7 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से थे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे 1989 में ये स्टैब्लिश हुआ था, और कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था, पेरिस में स्टैब्लिश हुआ था G7 की मीटिंग के दौरान, ओके। यहाँ पे मेनली जो 9/11 अटैक्स हुए, ठीक है, 9/11 अटैक्स US पे हुए थे, उसके बाद से इसका जो फोकस एरिया है उसको बढ़ा दिया गया, और ये बोला गया कि सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग ही नहीं, यहाँ पे जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का अगर यहाँ पे स्मगलिंग हो रही है, ट्रेड हो रहा है, फंडिंग हो रही है, इसको भी रोका जाएगा, ठीक है। तो आज की डेट में 39 मेंबर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्लेनरी मीटिंग होती है ये कम से कम 3 बार होती है, 1 साल में 3 बार ये मीटिंग होती है, और यहाँ पे सारी कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, सारे जो बड़े बड़े बैंक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UN की बॉडीज हो गई, ये सब लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो FATF बेसिकली रिकमेंडेशन देता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कि किसी भी कंट्री को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को कैसा रखना है, सो दैट वहाँ पे इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज ना हो पाए ज्यादा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे म्यूचुअल इवेल्युएशन वगैरह होते रहते हैं, ओके। नाउ ये ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट क्या है, तो देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे जो FATF है कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन, कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड सेट करती है। अब जो कंट्रीज इन स्टैंडर्ड्स को नहीं माने या प्रॉपर्ली कंप्लाई नहीं करे उसको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। और ब्लैक लिस्ट में वो है जो बिल्कुल ही कंप्लाई करने से मना कर दे, ठीक है। अच्छा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट ऐसे नाम कुछ भी मेंशन नहीं है FATF के लेक्सिकन में, जो भी इनका जो चार्टर है उसमें कहीं पे भी ये नाम मेंशन नहीं है, ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट। आगे बात करते हैं, तो देखो प्लेनरी मीटिंग जो होती है 3 बार होती है साल में, तो इसमें देखो 2 लिस्ट निकाली जाती है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उनको डाला जाता है जहां पे मॉनिटरिंग की अभी जरूरत है, ठीक है, और जो अभी भी उतना अच्छे से काम नहीं कर पा रही हैं, ये जो इलीगल फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं उसमें अभी भी उसको रोक नहीं पा रही हैं प्रॉपरली, उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। लेकिन इनको आगे सेट स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं कि अगर आप इसको फॉलो करोगे आगे जाके आपके फाइनेंशियल एक्टिविटीज ठीक ठाक हो जाएंगी, फाइनेंशियल सिस्टम ठीक हो जाएगा, आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज की डेट में 23 कंट्रीज हैं जो ग्रे लिस्ट में हैं, और इसमें पाकिस्तान एक है, ठीक है। ब्लैक लिस्ट वाली कंट्रीज वो होती है जो डायरेक्टली मना कर देती है कि तो हमको तो कोई कंप्लाइंस करना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो देखो ग्रे लिस्ट में बेसिकली क्या होता है, ग्रे लिस्ट में एक तरह से FATF ये बोलता है कि आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे जो भी, अगर आप यहाँ पे कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम में कुछ भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, रिस्क आपको कंसिडर करके चलनी है, ये ग्रे लिस्ट होता है। ब्लैक लिस्ट में आपको सीधे बोल दिया जाता है कि एक तो या तो आप इनके साथ ज्यादा ट्रेड वगैरह करो मत, ठीक है, डायरेक्टली डिलीजेंस आपको अपनानी है, और दूसरी चीज इनफैक्ट हो सके तो काउंटर मेजर्स भी यूज करो, ठीक है। काउंटर मेजर्स जैसे कि अगर स्मगलिंग को रोकने के लिए या टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए अगर आप किसी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हो तो उसमें काउंटर मेजर यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो FATF की लिस्ट में अगर आप आते हो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में, तो क्या होता है, पहले तो आपको कोई भी IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये बड़ी बैंक से आपको लोन नहीं मिल पाता, एड नहीं मिल पाता,
दूसरा ये कि फॉरेन इन्वेस्टर फिर आपके जो देश है उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, तो आपके पास जो कैपिटल इनफ्लोज है वो नहीं आ पाती, फॉरेक्स रिजर्व आपके पास नहीं आ पाता, तो कुल मिला के इकोनॉमी लॉस में जाती है। ठीक है, अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में क्यों है? पाकिस्तान देखो काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में है, और ये इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर एलिगेशन ये है कि टेरर फंडिंग आज भी ये करता है। ठीक है, अब यहाँ पे पाकिस्तान ये बोल रहा है कि नहीं, हमने तो कई सारे यहाँ पे स्टेप्स लिए हैं टेररिज्म को रोकने के लिए, टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। हमने यहाँ पे जो मसूद अजहर है उसका प्रोसिक्यूशन कर दिया, उसको अरेस्ट करा दिया, हाफिज सईद जो है इसको हमने सेंटेंस कर दिया, यहाँ पे 300 डेजिग्नेटेड टेररिस्ट को हमने अरेस्ट किया है, बहुत सारी प्रॉपर्टी इन लोगों की यहाँ पे सीज करी है, ये सब कह रहा है पाकिस्तान। लेकिन इंडिया अभी भी यही मानता है कि इंडिया अभी भी समझ रहा है ये कि पाकिस्तान ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2008 से लेकर आज तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए 2015 से 18 तक के लिए इसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था, तो 2018 में वापस से इसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, तो अभी इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो एक्शन प्लान इनको दिया गया है, पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान दिया गया है, ठीक है, जिसमें 34 एक्शंस मेंशन्ड है, 34 में से 32 तो पाकिस्तान ने कर लिए, 2 एक्शन अभी भी नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे देखना ये होगा कि एफएटीएफ अब क्या डिसीजन लेता है, अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखता है या नहीं रखता है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इश्यू की, मुंबई पॉक्सो सर्कुलर ऑन होल्ड। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बड़ा ही कंट्रोवर्सी हो गई कल। क्या कंट्रोवर्सी हो गई? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए बच्चों को ये पॉक्सो एक्ट लाया गया। अब इस पॉक्सो एक्ट का यहाँ पे फायदा ये हुआ करता था, ये जो चिल्ड्रन को बचाता था सेक्सुअल ऑफेंस से, इसका फायदा ये हुआ करता था कि एक तो ये जो था इमीडिएट बेसिस पे आपको रिलीफ देता था। ठीक है, इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि बच्चों से रिलेटेड है। और दूसरा ये कि यहाँ पे आपको पॉक्सो के अंतर्गत यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाते थे जो कि जस्टिस डिलीवरी जल्दी जल्दी करते थे। अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इमीडिएट रिलीफ वाले जो कंसेप्ट था इसको होल्ड पे रख दिया गया। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी को भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर फाइल करनी है तो उसको पहले डीसीपी जो है वहां के, मुंबई के जो डीसीपी हैं, उनके साथ इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा, उनकी परमिशन होगी, फिर ही एफआईआर लॉन्च होगी। ओके, तो पहले पॉक्सो की बात करेंगे, फिर आएंगे वापस से इस आर्टिकल के ऊपर। तो देखो, पॉक्सो एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का एक्ट है, और बेसिकली बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने के लिए ये एक्ट है। बच्चे कौन है इसमें? तो 18 ईयर्स से कम जिसकी भी उम्र है वो यहाँ पे बच्चा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक बेनिफिट ये है इसका पॉक्सो एक्ट का कि ये जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ विमेन के लिए है, ये जेंडर न्यूट्रल है। यहाँ पे लड़का हो या लड़की दोनों को समान अधिकार मिलते हैं पॉक्सो के अंतर्गत। ठीक है, आईपीसी में भी ऐसे कुछ सेक्सुअल ऑफेंस के लिए जो यहाँ पे प्रोविजन है, लेकिन आईपीसी के जो प्रोविजन है काफी जनरलाइज्ड है। ठीक है, काफी इसमें एब्स्ट्रैक्ट सी चीजें लिखी हुई है, जनरलाइज्ड चीजें लिखी हुई है। पॉक्सो काफी रिस्ट्रिक्टिव चीजें लिखता है, एकदम क्लियरली मेंशन्ड चीजें लिखता है, तो ये एक बेनिफिट है पॉक्सो का। ओके, दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कई सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, अलग से कंसिडरेशन दी गई है। इसके अलावा ये भी बोला गया है कि अगर कोई ऑफेंस बच्चों के अगेंस्ट होता है तो इसको अलग से डिफाइन करना है, इनको अलग से काउंटर करना है, और इनके लिए अलग से पेनल्टीज होनी चाहिए। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि इंडिया ने यूएन का कन्वेंशन एक साइन किया हुआ है, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, 1992 का ये कन्वेंशन है, 1992 का नहीं, ये कन्वेंशन है, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड। और इस यूएन कन्वेंशन को इंडिया ने साइन किया था इन 1992। ठीक है, तो यहाँ पे इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, तो इसीलिए अब हमको यहाँ पे ये जो पॉक्सो एक्ट है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे हम इसके अंतर्गत बाध्य भी हो गए, एंड दिस इज फॉर द ह्यूमन राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। ओके, आगे बात करते हैं कि पॉक्सो में क्या प्रोविजन है। पहला प्रोविजन यही है कि चाइल्ड को किस तरह से डिफाइन किया गया है। चाइल्ड कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स से कम है और जिसके अगेंस्ट कोई भी किसी भी फॉर्म का सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, वो पॉक्सो के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे रिलीफ और रिहैबिलिटेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा है जिसके अगेंस्ट भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है उसमें रिलीफ और रिहैबिलिटेशन दिया जाएगा। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस बनाई गई है इसमें। ठीक है, और लोकल पुलिस भी है। ठीक है, तो कंप्लेन आप जाके स्पेशल जुवेनाइल पुलिस या लोकल पुलिस को कर सकते हो। तीसरी चीज, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो लाइफ इम्प्रीजनमेंट की है। ठीक है, लाइफ इम्प्रीजनमेंट की पनिशमेंट है, या फिर डेथ पेनल्टी भी आपको हो सकती है। मैंडेटरी पनिशमेंट जो है इसमें कम से कम 3 साल की मैंडेटरी पनिशमेंट आपको मिलेगी। चौथी चीज ये है कि यहाँ पे स्पेशल कोर्ट्स का ट्रायल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशल कोर्ट जो है उनमें आप ट्रायल करवाओगे। जैसे नॉर्मल कोर्ट्स में टाइम लगता है, डिले होता है, तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जो इसमें जहाँ पे ट्रायल हो सकेगा। ओके, तो ये पॉक्सो एक्ट तो ये है।
अब कंट्रोवर्सी ये हुई कि यहाँ पे मुंबई में एक सर्कुलर जारी हुआ जिसमें बोला गया कि अगर आपको पॉक्सो के अंतर्गत एफआईआर करवानी है तो आपको यहाँ के पहले डीसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, इसकी सफाई इन्होंने ये दी है कि यहाँ पे हमने देखा है, ये कहते हैं कौन, पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है मुंबई का, ये कह रहे हैं कि हमने देखा है कि जहाँ पे भी ऐसी जनरल पब्लिक होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दो फैमिलीज हैं, दो लोग हैं, इनको आपस में बदला लेना है, आपस में कुछ भी इनके सेटलमेंट करने हैं, डिस्प्यूट सेटल करने हैं, बदला लेना है, तो ये पॉक्सो को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि दो ब्रदर्स थे, ठीक है, दो ब्रदर्स अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, अपनी पैटर्नल प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे थे, ये ए है ये बी है, ठीक है, तो बी ने इल्जाम लगाया ए के ऊपर कि इसने मेरे बच्चे को साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया है, और ए ने भी सेम इल्जाम लगाया बी के ऊपर। तो पॉक्सो एक्ट को मिसयूज किया जा रहा था फ्रॉम द पीपल जो जिनको अपने पर्सनल चीजें सेटल करनी है उनके द्वारा। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि डीसीपी पहले वेरीफाई करेंगे कि ये जो रिपोर्ट है, ये जो एफआईआर है वो जेन्युइन है भी कि नहीं, इसीलिए यहाँ पे ये सर्कुलर लाया गया था। लेकिन अब इस सर्कुलर को होल्ड कर लिया गया है क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिविस्ट जो है वो इसके अगेंस्ट खड़े हो गए थे कि आप यहाँ पे बच्चों के ह्यूमन राइट्स के ऊपर भी अब यहाँ पे परमिशन वाला प्रोविजन लगा रहे हो। ठीक है, तो ये थी पूरी न्यूज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। WTO चीफ सीज अ बम्पी रोड एज मिनिस्टर्स चॉप आउट डील्स। तो देखो WTO क्या है, पहले तो ये समझो। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को मॉनिटर करती है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये ट्रेड गुड्स का होगा, सर्विसेज का होगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी होगा। ठीक है, इन सभी के ट्रेड को रेगुलेट करने का काम WTO का है। अब WTO की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, और इस मीटिंग में पहले से ही यहाँ के जो चेयरमैन है WTO के, उन्होंने ये थोड़ा सा प्रिडिक्ट किया है कि जो WTO की मीटिंग होने वाली है वो काफी ज्यादा अभी इस बार जो है काफी ज्यादा डिफिकल्ट रोड होने वाला है। ठीक है, तो 4 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है और इश्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। एक तो फूड इनसिक्योरिटी का इशू है, जैसे कि हमने देखा अभी वेनेजुएला, ईरान में ऐसी सिचुएशन है, श्रीलंका में कैसी सिचुएशन है, तो काफी ज्यादा अभी के टाइम पे इन पूरे वर्ल्ड में ये फूड इनसिक्योरिटी का इशू चल रहा है। पैंडेमिक प्रिपेयरनेस, अब देख रहे हो कोविड फिर से आने लगा है, तो पैंडेमिक प्रिपेयरनेस का भी इशू है। रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो इसके साथ बहुत सारे इश्यूज अभी घेरे हुए हैं। तो WTO की जो मीटिंग होने वाली काफी डिफिकल्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमको इन सभी चीजों के ऊपर अब एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, ये कहा है किसने? WTO के चेयरमैन ने। अब देखो WTO के बारे में कुछ चीजें। WTO एक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो ट्रेड के बारे में रूल्स बनाती है, जो नेशंस के बीच में ट्रेड कैसे होगा इसके बारे में रूल्स बनाती है। हेडक्वार्टर्स इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें 164 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, 164 मेंबर्स में यूरोपियन यूनियन भी आती है और 23 ऑब्जर्वर गवर्नमेंट्स भी हैं इसके। ठीक है, ईरान जो इंडिया है, इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO। ठीक है, 1947 में पहले क्या होता था, गैट हुआ करता था। गैट एक सिस्टम हुआ करता था जहां पे सिर्फ गुड्स के ट्रेड को लेकर यहाँ पे रूल्स बनते थे, रेगुलेशन होता था। तो गैट जो था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, तो ये जो था ये सिर्फ गुड्स के ऊपर ध्यान देता था। तो 1947 में ये बना था, इसमें भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। बाद में 1995 में WTO बना। ठीक है, तो इसमें भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर रहा है। ठीक है, तो WTO जो है ये सक्सेसर है गैट का। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो 1947 में बना था। अब ये जो जनरल एग्रीमेंट था ये बेसिकली गुड्स के ट्रेड पे ही बात करता था। लेकिन WTO क्या था, एक रिफॉर्म हुआ। WTO कैसे बना, यहाँ पे इसमें बात हुई कि ट्रेड के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ गुड्स के नहीं, सर्विसेज के भी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूरागुए राउंड होता है। ठीक है, और इस राउंड में पता चलता है कि हमको रिफॉर्म्स की जरूरत है, और इस रिफॉर्म में 1995 में हम रिफॉर्म करते हैं और इसको WTO बना देते हैं, गैट को। ठीक है, और जो एग्रीमेंट जिसके कारण ये WTO बना था उसका नाम है मराकेश एग्रीमेंट ऑफ 1994। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से WTO का यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ था। अब देखते हैं WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो WTO क्या करता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसको रूल्स बनाता है उसमें। ठीक है, एनफोर्स करता है रूल्स। उसके अलावा ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए काम करता है, ट्रेड को लिबरलाइज करता है। ठीक है, मॉनिटर करता है, नेगोशिएट करता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है, ट्रांसपेरेंसी लाता है डिसीजन मेकिंग में, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है उनके साथ कोऑपरेट करता है, और जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव्स देख लिए इसके। ठीक है, अब देखो इसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग देखो कि स्ट्रक्चर कैसा है WTO का। सबसे ऊपर होती है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस, सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है ये यही है, मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ पे डिसीजंस लिए जाते हैं फाइनल। ठीक है, उसके बाद एक है जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में क्या होता है, गुड्स से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड रूल्स वगैरह बनते हैं, और ये रिपोर्ट करती है मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस को। ठीक है,
इसके अलावा एक डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है जो कि यहाँ पे डिस्प्यूट सेटल करती है, और एक ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी भी है जो यहाँ पे ट्रेड रूल्स हर नेशन के कैसे हैं, कहीं वो WTO के प्रिंसिपल्स को वायलेट तो नहीं कर रहे, ये सब चीज़ों का ध्यान रखती है ये ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। ओके, तो ये WTO के बारे में हमने सब चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल है, अब नॉर्मल डायनासोर एग फाउंड इन इंडिया। तो इंडिया के मध्य प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है धार, यहाँ पे पास में इसके एक जगह आती है बाघ नाम की, ठीक है। बाघ में डायनासोर के अंडे मिले हैं, ठीक है, और ये अंडे काफी रेयर हैं। क्यों रेयर हैं? क्योंकि एक एग के अंदर दूसरा एग मिला है, ठीक है, तो एग विद इन एग वाला फिनोमेना जो है, रेयर फिनोमेना यहाँ पे हुआ है। ना देखो यहाँ पे डायनासोर्स के बारे में इवोल्यूशन समझ में आ रहा है। जैसे इवोल्यूशन ये समझ में आ रहा है कि डायनासोर को हम अभी तक रेप्टाइल समझते थे, ठीक है, लेकिन ये जो एग विद इन द एग वाला रेयर फिनोमेना होता है ये रेप्टाइल्स में नहीं होता, ये बर्ड्स में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो डायनासोर उस समय पे यहाँ पे हुआ करते थे वो सिर्फ रेप्टाइल नहीं थे, उनके पास एवियन कैपेबिलिटीज भी थी, यानी कि उड़ने की कैपेबिलिटीज भी थी। कुछ कुछ वो जो उनके अंदर ट्रेड्स थे वो बर्ड्स जैसे भी थे। तो लार्जेस्ट जो यहाँ पे अभी जो एग मिले हैं वो मिले हैं सोरोपोड फैमिली के डायनासोर के, जो कि लार्जेस्ट लैंड एनिमल हुआ करते थे एक समय पे मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, ठीक है। और इसके हमको जो फॉसिल्स वगैरह हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश और मेघालय से मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये अपर क्रिटेशियस लमीटा फॉर्मेशन है सेंट्रल इंडिया का, और यहाँ पे डायनासोर के फॉसिल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना सा छोटी सी न्यूज थी आप लोगों को देनी थी, दैट वाज इट, इसमें इतना ही है, ठीक है। तो हमने आज के सारे आर्टिकल्स और कल के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको डिस्कस कर लिया है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे एक कुछ पूछा है वेनेजुएला के बारे में, इसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर देना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।